एक शब्द होता है ध्यान से देखना आप लोग, डाउट हो तो पूछना भी आपको, और एक इसका उल्टा शब्द होता है एक है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा शब्द क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीयकरण, इसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। क्या फर्क है दोनों में समझो आप। जहां ऑथोरिटी, और ऑथोरिटी को हम क्या बोलते हैं? सत्ता, या हम इसको पावर्स भी कह सकते हैं। पावर्स मतलब जो शक्तियां दी जाती है, सत्ता दी जाती है। शक्तियां यदि केंद्र अपने पास रखे तो उसको केंद्रीकरण कहेंगे, लेकिन शक्तियां यदि केंद्र अपने से डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ, विभाजित करता हुआ, डिवाइड करता हुआ राज्यों तक भेज दे, नीचे और लोकल बॉडी तक भेजे, तो इसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो हिंदी में इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्या वर्ड यूज करते हैं हम? विकेंद्रीकरण। और एक उल्टा शब्द है कौन सा? केंद्रीकरण। तो जैसे आपको थोड़ा मैंने बताया था, राजस्थान में कितनी बार इमरजेंसी लगी? 4 बार। तो सारी सत्ता किसके पास आ गई? केंद्र के पास। तो किसका एग्जाम्पल है? केंद्रीकरण। क्लियर है? लेकिन पंचायतों को भी उनके विषयों पे कानून बनाने का राइट देना, ये किसका एग्जाम्पल है? विकेंद्रीकरण। तो सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? सुनिए, सबसे ऊपर केंद्र का प्रशासन होता है, इसको हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होता है? राज्य प्रशासन। उसके बाद हमें आवश्यक लगा, हमने ये भी बना दिया जिला प्रशासन। किसको बना दिया? जिला प्रशासन। और उसके बाद हमें ये आवश्यक लगा कि हम स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसके तहत हमने क्या किया? एक तो गांव के अंदर पंचायत और शहर के अंदर नगर पालिका, इनकी भी सरकार बना दी। मतलब रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट, मतलब शहरी सरकार और गांव की सरकार भी बना दी। और इनको भी हमने बहुत तरह के अधिकार दिए। जैसे आप संशोधनों में जाएं तो एक 73 संशोधन है, और नगर पालिका के लिए 74। इसमें हमने एक अनुसूची बनाई जिसका नाम है 12वीं अनुसूची, सॉरी 11वीं। और इसके लिए कौन सी अनुसूची? 12वीं। 11वीं अनुसूची में हमने टोटल 29 विषय रखे हैं, या हम इसको कार्य भी कह सकते हैं। इसमें 18 कार्य तो अनिवार्य है, 11 ऐच्छिक है, इच्छा पे छोड़े गए। और 12वीं अनुसूची में हमने 18 कार्य रखे हैं। जैसे गांव के अंदर आप जाओ तो गांव में शमशान या कब्रिस्तान का कार्य हो सकता है, गांव में सफाई का काम हो सकता है, गांव में स्कूल का काम हो सकता है, गांव में महिलाओं के विकास का काम हो सकता है, गांव में बच्चों की पढ़ाई और हेल्दी डेवलपमेंट का काम हो सकता है, गांव में कई तरह के टास्क हो सकते हैं। समझ आ रही है? स्वच्छता से लेके बहुत सारी चीजें। तो इसका मतलब इन सब को लेके गांव की खुद की सरकार बनेगी और उनको अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? जैसे आपने सुना होगा, अभी हम ऐसे पढ़ रहे थे, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। केंद्र में विधायिका किसको कहते हैं? संसद को। राज्यों में विधायिक, केंद्र में कार्यपालिका किसको कहते हैं? या दोनों में देखें, संसद, राज्य विधानमंडल, फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मंत्री, ये एग्जीक्यूटिव होंगे। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या थे? जुडिशरी। अब गांव में आप चले जाओ तो हमने आर्टिकल 243A के तहत गांव में एक सभा बनाई जिसका नाम रखा ग्राम सभा। इसे हम गांव की संसद कह सकते हैं। गांव के सारे रजिस्टर्ड वोटर इसमें मेंबर होते हैं और ये मिलकर गांव के लिए काम चुनते हैं कि गांव में कौन कौन से काम। गांव के अंदर सरपंच होगा, वार्ड पंच होंगे, उप सरपंच होगा, और गांव के अंदर उनका सचिव भी होगा, जिसे ग्राम विकास अधिकारी कहेंगे। ये सब मिलकर गांव की सरकार कहलाएंगे, एग्जीक्यूटिव। और गांव में आवश्यक लगे तो ग्रामीण न्यायालय या ग्राम न्यायालय या न्याय पंचायत का गठन भी इन फ्यूचर किया जा सकता है। यानी भारत की जो सिस्टम है, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, इतना बढ़िया देश है, जहां सेंटर में, स्टेट में और यहां तक कि गांव के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसको कहते हैं सत्ता का विभाजन। क्या कहते हैं? सत्ता का। और निचले स्तर तक, मतलब ऊपर से नीचे यदि आप शक्तियों को डिवाइड कर दें और निचलों को आप कुछ राइट्स दे दें, उनको कुछ पावर दे दें, अथॉरिटी दे दें, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे देश में केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद जिला और जिला के बाद पंचायत और नगर पालिकाओं तक को अधिकार है। कहते हैं दुनिया में बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम आपको देखना है तो आप भारत जाइए।
कहां जाइए? भारत। तो भारत में आपको गांव की सरकार मिलेगी, भारत में आपको शहर की सरकार मिलेगी। शहर में भी आप चाहिए, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में आपको 3 तरह के बॉडी मिलेंगे, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है वहां नगर निगम होगा, जिनकी पॉपुलेशन 1 से 5 लाख के बीच है वहां नगर परिषद होगी, और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे कम होगी वहां क्या मिलेगी? नगर पालिका। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर आपको बहुत अच्छे से सत्ता का विभाजन मिलता है, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। इंग्लिश में हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कह सकते हैं? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा हमारा देश है। क्लियर है? अब जब हम केंद्र पढ़ चुके हैं, राज्य पढ़ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है? जिला। और जिले के बाद क्या आता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी सेल्फ क्यों कहते हैं? इसको खुद को अपने अधिकार है, और इतने विषय है, 11वीं अनुसूची में 29 और 12वीं अनुसूची में 18। इनको राइट है कि ये इन विषयों पे काम कर सकते हैं, यहां तक कि कानून, टैक्स और कई तरह के राइट इनको दिए गए हैं। तो इस तरह से भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। भारत में सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण। क्लियर है? तो विकेंद्रीकरण क्या होता है ऐसा पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं टॉप से लेके बॉटम की ओर सत्ता का विभाजन, और निचले जो भी बॉडीज है, अथॉरिटी है, सब ऑर्डिनेट्स है, उनको राइट्स देना, उनको अधिकार देना, उनको अथॉरिटी यानी शक्तियां देना। लेकिन सेंट्रलाइजेशन पूछे तो क्या होगा? यदि उनको राइट्स दिए भी है तो वापस अपने पास ले लेना। इमरजेंसी में क्या हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन। क्या हो जाता है? सेंट्रलाइजेशन। तो लिखिए, टाइटल हमारा यही होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स या अथॉरिटी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का क्या होगा? विकेंद्रीकरण। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जब सुप्रियर के द्वारा सब ऑर्डिनेट को, सुप्रियर के द्वारा सब ऑर्डिनेट को शक्तियां दी जाती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, अथॉरिटी भी दी जाएगी और उत्तरदायित्व भी दिया जाएगा। जैसे आज मान लो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं और मुझे लग रहा है केंद्र में पढ़ा लूंगा, राज्य में पढ़ा लूंगा, और मैं मेरे किसी स्टूडेंट से कहूं आज से पंचायत नगर पालिका तू पढ़ाएगा, तो पहली बार में मैंने उसको कार्य दिया, धीरे धीरे कार्य करते करते वो एक्सपर्ट हो गया। अब हमने उसको टीचर बना दिया और कह दिया कि आज से पॉलिटी आपको 2 टीचर पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। सत्ता का क्या हो गया? अब उस आदमी के पास केवल अथॉरिटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अथॉरिटी के साथ क्या दे दी? रेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी हम ऐसा शब्द सुनते हैं डेलीगेशन, इसको बोलते हैं प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब ये होता है कि केवल काम देना, उत्तरदायित्व अपने पास रखना। जैसे मैंने पहली क्लास दी और उस बच्चे ने क्लास खराब कर दी, तो आप उस बच्चे को नहीं कहोगे कि आपकी क्लास गंदी थी, आप आके सीधा मुझे कहोगे, क्योंकि मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी। तो ज्यादा अच्छा शब्द डेलीगेशन से भी कौन सा है? डिसेंट्रलाइजेशन। आज यदि हम ये कहें कि पंचायत को केवल हमने कार्य दिए, अधिकार सारे जिले या राज्य के पास होते, या उत्तरदायित्व तो पूरा जिले या राज्य का होता, हमने केवल कार्य नहीं दिए, सत्ता भी दे दी, उत्तरदायित्व भी दे दिया कि अब काम भी आपका, विषय भी आपके, कानून भी आप बनाओ, लागू भी आप करो, और गलत होता है तो भुगतोगे भी आप, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब हमने पंचायत नगर पालिकाओं को लेके काफी अच्छे काम किए इंडिया में। वो क्या क्या किए? जिले को लेके, पंचायत को लेके, नगर पालिका को लेके, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लिखिए, भारत ब्रिटेन और फ्रांस की तरह, ब्रिटेन और फ्रांस की तरह केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस की तरह केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस की तरह सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकृत व्यवस्था है।
विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। अर्थात केंद्र और राज्यों से क्या लिखा? केंद्र और राज्यों से जिलों को, केंद्र और राज्यों से जिलों को, केंद्र और राज्य से क्या लिखा? जिलों को, और जिलों से गांव और शहरों तक को, गांव और शहरों तक को गांव और शहरों तक को सत्ता और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। सत्ता और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, सत्ता और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। सत्ता और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। तो सीधा सा होता है, उच्चतर से निम्नतर को सत्ता का हस्तांतरण क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। लिख दो, उच्चतर से निम्नतर को सत्ता का हस्तांतरण। उच्चतर से यानी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को, या टॉप से बॉटम को, उच्चतर से निम्नतर को सत्ता का हस्तांतरण। उच्चतर से निम्नतर को सत्ता का हस्तांतरण। उच्चतर से निम्नतर को क्या लिखा? सत्ता का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण कहलाता है। आपकी ध्यान रखना, आज की क्लास को प्रायोरिटी से आप समझते जाना। मैं आपको लिखवाऊंगा कंपैरेटिव कम, लेकिन जो भी लिखवाऊंगा वो सटीक लिखवाऊंगा, चीजों को जोड़ने वाला। क्लियर है? लेकिन आज की क्लास में 5 सवाल आप मान लो। कितने सवाल? 5। इतनी महत्वपूर्ण क्लास है आज की, इसको हम प्रायोरिटी में समझ लें। पॉलिटी में लगभग आपके 25-30 सवाल आ सकते हैं, और 4-5 सवाल यहां से बन सकते हैं। मतलब हम पंचायत पूरा पढ़ेंगे, नगर पालिका पूरा पढ़ेंगे, जिला प्रशासन पूरा पढ़ेंगे, और लोक नीति सिटीजन चार्टर भी पढ़ेंगे, ताकि हमारा राजस्थान पॉलिटी क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। लिखिए आगे। तो ये तो पहले तो हमने समझा शासन का क्या होता है? विकेंद्रीकरण। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस विकेंद्रीकरण का एक अच्छा सा चार्ट बना सकते हैं। ऐसा बना लो आप। वैसे तो आपको जो नोट्स मिले हैं ना, उसमें बना हुआ है, फिर भी आप समझ लो कैसा है। सबसे ऊपर है केंद्रीय, या इसका ज्यादा अच्छा शब्द ये है संघीय प्रशासन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में जिला प्रशासन। इसके बाद में स्थानीय स्वशासन। इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द है, प्रशासन से भी अच्छा, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन को फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। यहां हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये 2 तरह से डिवाइड हो जाएगा, ग्रामीण और नगरीय। इसके लिए हमने जो संशोधन किया है वो है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसके लिए जो किया है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और सबसे लास्ट में आता है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमेटी। इसके लिए हमने जो अमेंडमेंट किया है
97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2012। तो केंद्र का प्रशासन, राज्य का प्रशासन, जिले का प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और कोऑपरेटिव कमेटी। हालांकि कोऑपरेटिव कमेटी अभी फुल फ्लैश ये कह सकते हैं अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे अभी भी और आने वाले टाइम में कोऑपरेटिव कमेटी को कई तरह की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए अमेंडमेंट हो चुका है संविधान में। कौन सा अमेंडमेंट है? और इसके तहत सुनो, ये जो है इसमें भाग 9 जोड़ा है और 11वीं अनुसूची शेड्यूल जोड़ी है। इसके तहत भाग 9A जोड़ा है और 12वीं अनुसूची जोड़ी है। इसके तहत हम बात करें तो अनुसूची तो नहीं जोड़ी, लेकिन भाग जोड़ा गया 9B कोऑपरेटिव कमेटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इन सब का आर्टिकल एक ही है। यदि हम केवल पंचायत की बात करें, 9 की बात करें, तो यह है 243 से लेके 243O। 9A की बात करें तो ये शुरू होता है 243P से लेके 243ZG तक। और 9B की बात करें तो ये शुरू होता है 243ZH से लेके 243ZT तक। तो संविधान में 3 भाग जोड़े हमने, भाग 9, भाग 9A और भाग 9B। और ये आर्टिकल है, यानी अकेले एक आर्टिकल के अंदर लगभग हम यूं देखें तो हमने 45-46 आर्टिकल जोड़ दिए अकेले एक आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में? 243 में। और ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव कमेटी से रिलेटेड है। नहीं, वो तो कानून राजस्थान, बता रहा हूं मैं, अभी उस पर आएंगे। तो हमारे देश में बहुत बेटर तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन लागू है, विकेंद्रीकरण है। केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद जिले, जिले के बाद हमने पंचायत और नगर पालिकाओं को न केवल संविधान में स्थान दिया, बल्कि उनको कई तरह की सत्ता और उत्तरदायित्व दिया। और आने वाले टाइम में हमने अभी के लिए भाग 9B जोड़ दिया है, लेकिन इन फ्यूचर हम कोऑपरेटिव कमेटी को भी दुनिया भर के राइट्स देने वाले हैं। और उसके लिए हमने संविधान में आर्टिकल जोड़ दिए है। कहां से? ZH से लेके ZT तक। हाँ, इन्हीं से रिलेटेड है। जैसे चुनाव, मैंने आपको बताया भी था, हमेशा राज्य चुनाव आयोग केवल 2 काम करता है, पंचायतों के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव। तो वो 243K और ZA है। और वित्त आयोग भी केवल पंचायत और नगर पालिकाओं से रिलेटेड होता है, जैसे हम राज्य वित्त आयोग कहते हैं। तो वो आर्टिकल है 243I एंड Y। I किसके लिए? पंचायत के लिए, Y नगर पालिका। हालांकि ये बनता एक ही है। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आप निचले स्तर तक शक्तियां दे दो, अथॉरिटी दे दो, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और उनको कई विषयों पे कानून बनाने का अधिकार दे दो। जैसे हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी, उसमें 29 विषय, कितने कार्य है? 29। वो 29 कार्य किसके लिए है? पंचायतों के लिए। और 12th शेड्यूल जो है उसमें कितने कार्य है? 18। वो किसके लिए है? नगर पालिकाओं के लिए। ऐसे हमने राइट्स बना दिए। पंचायत अपना काम करता है, नगर पालिका अपना काम करती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन लागू हुआ। भारत दुनिया का आज के टाइम में बहुत ही तरीके से लागू होने वाला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। यहाँ निचले स्तर तक की जो शाखाएं होती है, संस्थाएं होती है, उनको भी अधिकार दिया गया है। क्लियर है? अब इसमें चूंकि हम केंद्र राज्य पढ़ते हैं, तो केंद्र का अपना लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहां तक कि एग्जीक्यूटिव जब पढ़ते हैं तो केंद्र का एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। सेम यही का यही टास्क किसके लिए होगा? राज्यों के लिए। और जब हम ये पढ़ लेते हैं उसके बाद आता है जिला और उसके बाद आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें पंचायत और नगर पालिका। तो अभी हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, पहले जिला और उसके बाद पंचायत और नगर पालिका। क्लियर है? समझ गए आप? ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं। बना लिया? तो
भारत नाम का जो संघ है उसमें टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। उन 28 राज्यों के अंदर केवल राजस्थान की बात करें तो उसमें 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33। अब हम केवल जिलों की बात करें तो ऐसा कुछ बनता है, इसे हम बोलते हैं जिला प्रशासन। समझते रहना जिला प्रशासन कैसा होता है। तो जिला प्रशासन में सुनो आप, कई बार ऐसे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यह लैटिन भाषा का शब्द है। इससे पहले जिले के लिए बहुत सारे शब्द होते थे, जैसे मुगल काल में जिले को आमील कहते थे। क्या बोलते थे? आमील। उससे थोड़ा और पहले जाओ तो वैदिक काल में जिले के लिए एक शब्द आता था स्थानिक। क्या आता था? स्थानिक। अलग अलग शब्द है। तो आप वैदिक काल से लेके अभी तक जिलों को लेके कई तरह का विकास समझ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, डिस्ट्रिक्ट। कौन सा शब्द होता है? डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया डिवीजन। तो राज्यों में आपको डिवीजन करना पड़ता है और उस डिवीजन के तौर पे डिस्ट्रिक्ट बनाने जरूरी। क्या बनाने जरूरी? डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पहले तो एक शब्द होता है जिला किसे कहते हैं, प्रशासन किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा समझो। तो जिला वह प्रशासनिक इकाई है। जैसे कई बार पिछले में हम जाए ना तो हमने यहाँ पे क्या रखा, राज्य प्रशासन और जिला, दोनों के बीच में एक और इकाई हम डेवलप कर सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं? संभाग, डिवीजन। और संभाग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, राजस्थान में टोटल कितने संभाग है? 7। राज्य प्रशासन के लिए एक और इंपॉर्टेंट इकाई होती है जिसका स्टेटस तो संभाग के समान है, लेकिन वो अपने आप में एक अलग संस्थान होता है, जिसे बोलते हैं रेवेन्यू बोर्ड। क्या बोलते हैं? राजस्व मंडल। अब आप समझो ये है क्या। आज के टाइम में किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मामले होते हैं, एक तो भूमि संबंधी मामले। कौन से मामले? भूमि संबंधी। जैसे भूमि का रिकॉर्ड रखना, भूमि का रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्री करवाते हैं जो हम लोग। भूमि को लेके कई तरह के अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। भूमि को लेके ये भी पता चलता है कि सरकार की भूमि कितनी है, आम आदमी की कितनी है, उसमें जोत का आकार कितना है, किसानों के लिए कितनी भूमि है। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट, जिसमें आगे जाके आप काम करोगे, तो राजस्थान में सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे बोलते हैं राजस्व मंडल। और ये पूरे राज्य में एक ही है। कहां पे है? अजमेर में। रेवेन्यू बोर्ड कहां पे है? अजमेर। रेवेन्यू बोर्ड का दर्जा भी इसके बराबर होता है। किसके बराबर? संभाग के बराबर। इसका हेड भी जो होता है वो एक सीनियर आईएएस होता है। जैसे संभाग का हेड एक सीनियर आईएएस होता है और इसे संभागीय आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संभागीय आयुक्त। ऐसे इसका चेयरमैन जो होगा उसका दर्जा भी इसी के बराबर होगा। रेवेन्यू बोर्ड क्या करता है? सुनो, बहुत सारे काम है। राजस्थान के सारे भूमि मामले देखना और भूमि मामलों का निस्तारण करना। अभी रिसेंटली राजस्थान में एक कार्यक्रम चला था कुछ सालों पहले, न्याय आपके द्वार। कार्यक्रम का नाम क्या था? तो जितने लैंड रेवेन्यू के मामले हैं या लैंड के जितने कंट्रोवर्शियल मामले हैं या पटवारी से रिलेटेड या ऊपर तक तहसीलदार से लेके राजस्व मंडल तक के जो मामले हैं उनका निस्तारण करना जरूरी था। तो आप समझो, एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है। अब राज्य के अंदर संभाग होते हैं और राजस्व मंडल होता है। संभाग बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन राजस्व मंडल पूरे राजस्थान में एक ही है। और फिर संभागों के अंदर क्या होंगे? जिले होंगे। अब ये जिला जो है ये संभाग से भी जुड़ा होगा और रेवेन्यू बोर्ड से भी जुड़ा होगा और राज्य की सरकार से भी जुड़ा होगा। यानी जिले को 3 जगह से सुपरविजन होता है। कहां कहां से? संभाग से, रेवेन्यू बोर्ड से और स्टेट गवर्नमेंट से। कहां से होता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब समझो, यदि हम बात करते हैं जिले की, तो जिला, ये जो जिला है इसका विभाजन उपखंड में होता है। समझते जाना, उपखंड को हम सब डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन। अब समझते जाना एक एक करके। पूछा जाए जिला क्या है तो आप कहोगे जिला वह प्रशासनिक इकाई है। संभाग क्या है? वो भी प्रशासनिक इकाई है। संभाग के लिए पूछे तो कहो राज्य और जिले के बीच की प्रशासनिक इकाई है। जो जिले से संबंधित सूचनाएं किसको देती है? राज्य को। तो जिलों के ऊपर राज्य का एजेंट कौन होगा? संभाग। जिलों के ऊपर राज्य का एजेंट कौन होगा? संभाग। और जिले को सुपरवाइज कंट्रोल करके अकेला राज्य सबको मैनेज नहीं कर सकता, बीच में एक और यूनिट होनी जरूरी है। रेवेन्यू मामले हैं, भूमि मामले हैं तो राजस्व मंडल, प्रशासनिक मामले हैं तो संभाग, और जितने राजनीतिक मामले हैं सरकार, सीधी सरकार। इस तरह से रिपोर्टिंग होती रहेगी। अब हम आगे बढ़े तो जिला क्या है? तो जिला वह प्रशासनिक इकाई है जहां नीति निर्माण का कार्य खत्म। किसका कार्य खत्म होगा?
नीतियों को बनाने का काम खत्म और नीतियों के परिपालन का कार्य शुरू। इसको कहते हैं जिला। नीतियों को बनाने का काम खत्म होगा और नीतियों को लागू करने का काम शुरू। तो ये जिला। जिले का विभाजन किस में होगा? उपखंड। अब जिले का जो हेड होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्लियर है? अब पूछा जाए ऐसा क्यों कहते हैं? मजिस्ट्रेट सब तो जुडिशियल वर्ड है, तो इसके पास कुछ जुडिशियल पावर भी है, यानी मजिस्ट्रेट पावर भी है। जैसे जिले में लॉ एंड ऑर्डर भंग हो जाए तो ये जिले में धारा 144 लागू कर सकता है। जिले में क्या लागू कर सकता है? धारा 144। तो कलेक्टर का काम जुडिशियल अप्रोच में भी है। जैसे क्या क्या? जेलों का निरीक्षण करना, जितनी जेल होती है वहां पे उनका ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, निरीक्षण इंस्पेक्शन कर सकता है। जिले में सरकारी वकीलों को अपॉइंट करना, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है? कलेक्टर करता है। तो जिले में बंदूक का लाइसेंस देना, रात्रि में पोस्टमार्टम की इजाजत देना, विदेशी पासपोर्ट की जांच करना, इस तरह के कार्य होते हैं जहां वो थोड़ा सा जुडिशियल फॉर्म में होगा। मतलब आप ये समझ लो, यदि कोई आदमी को आपको पेश करना है तो आप कलेक्टर के सामने पेश करते हैं। कई छोटे मामलों की सुनवाई भी कौन करता है? कलेक्टर करता है। तो सुनवाई के अधिकार, धारा 144 लागू करना, बंदूक का लाइसेंस देना, रात्रि में पोस्टमार्टम करना, विदेशी पासपोर्टों की जांच करना, इन सब की वजह से कलेक्टर को क्या बोलते हैं? डीएम। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, इसका एक नाम कलेक्टर भी होता है। तो कलेक्टर के रूप में इसके क्या कार्य है? सुनो, ये पद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था, यानी अंग्रेजों के टाइम का पद है। तब से इसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्शन, यानी जिले में राजस्व मंडल का प्रतिनिधि कौन होगा? रेवेन्यू बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? कलेक्टर। और वो जिले का रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको रिपोर्ट देगा? रेवेन्यू बोर्ड को। बताएगा साहब इतना रेवेन्यू इस जिले से आ रहा है। तो राजस्व संग्रह के मामले, जितने भूमि विवाद होंगे जिले में, उनका निपटान कौन करेगा? कलेक्टर। सरकार को कौन बताएगा जिले में कितनी खाली भूमि है? कलेक्टर। तो भूमि का रिकॉर्ड रखना, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 राजस्थान का, इसके लिए मेन जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन किसी भी जिले में, उसका नाम क्या होता है? कलेक्टर। तो इसके कलेक्टर के रूप में काम है, जो रेवेन्यू और भूमि रिलेटेड काम होते हैं। फिर तीसरा, जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य। तो बहुत सारे काम है, जैसे केंद्र की और राज्यों की विकास की सभी योजनाओं को जिले में कौन लागू करवाता है? कलेक्टर। तो इसके कई काम किस फॉर्म में होते हैं? जिला विकास अधिकारी। जिले का संपूर्ण विकास करना, 360 डिग्री डेवलप करना, जिले के कमजोर वर्गों का कल्याण करना, ये सब काम कौन करेगा? कलेक्टर। और एक और रूप में इसका काम होता है जिला अधिकारी। इसका मतलब जिले में इससे नीचे के जितने भी सब ऑर्डिनेट है उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना, वो ढंग से काम नहीं कर रहे उनकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देना। जिले में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जिले में मतगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जिले में जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जितने भी लोग जिले में मेहमान के फॉर्म में आएंगे, जैसे मान लो सीएम आ गए, पीएम आ गए, मंत्री आ गए, राष्ट्रपति या राज्यपाल आ गए, तो उनका वहां स्वागत कौन करेगा? कलेक्टर। और उनकी सारी व्यवस्था कौन करवाएगा? कलेक्टर। जिले का आपदा प्रबंधन अधिकारी होता है। तो जिले का हर फन मौला, आंख नाक कान, रजनी कोठारी ने तो कहा था कि ये संस्थागत करिश्मा है, ये जिले नाम की नाव का कप्तान है, जिले का हर फन मौला है, ऑलराउंडर है, जिले में कोई भी काम कर सकता है। कौन? कलेक्टर। नहीं, कलेक्टर जिले का वो व्यक्ति है जो हर काम में एक्सपर्ट है, जनरलाइज है, स्पेशलिस्ट नहीं है, क्या है? सामान्यज्ञ है। जब इस पद को लिया जाता है तो लेने का तरीका है, यूपीएससी का एग्जाम करवाती, कौन सा? आईएएस। तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड होता है, जो रिक्रूट, सेलेक्ट और ट्रेनिंग के माध्यम से तो केंद्र से आएगा, लेकिन इसकी नौकरी, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, इसका प्रमोशन, इसका ट्रांसफर और इसका पद स्थापन, जो भी आप कहो, यहां तक इसका सस्पेंशन भी राज्य करती है, लेकिन इसे नौकरी से हटाने का अधिकार किसका है? केंद्र का। आर्टिकल 311। जितने आईएएस, आईपीएस या आईएफएस होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, उनको हटाने के लिए केंद्र ही हटा सकता है, राज्य नहीं हटा सकते, और वो भी जांच के आधार पे, ऐसे नहीं हटाया जाता। इसीलिए कहते हैं आईएएस की लॉबी सबसे स्ट्रांग लॉबी होती है इंडिया में। नेक्स्ट सुनिए, ये दो तरीके से लिया जाता है पद पे। एक तो ये होता है कि
राज्य स्तर पर जो पद है, जैसे आरएएस कहते हैं या एसडीएम कहते हैं, उसका प्रमोशन किस फॉर्म में होता है? आईएएस के रूप में। तो लगभग मान लो 100 पद है, 25 पद तो प्रमोशन से लिए जाएंगे और 75 पदों पे हर साल क्या आएगी? रिक्रूटमेंट, भर्ती आएगी। इस तरह से एक पद चुना जाता है, जैसे क्या बोलते हैं? कलेक्टर। यदि कलेक्टर आईएएस के फॉर्म में आप बने तो आपको जिलों में कलेक्टर लगाया जा सकता है, या और भी कई जगह सचिव लगाया जा सकता है, यहां तक कि आपको केंद्र में भी भेजा जा सकता है। इस तरह से काम करता है। तो जिले का विभाजन किस में होगा? उपखंड। और उपखंड का हेड जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एसडीएम। तो जैसे ये 4 रूपों में कार्य करता है, कभी पूछे बाकी के अधिकारियों का काम क्या है, तो जिला स्तर पर जो कार्य कलेक्टर के हैं, उपखंड स्तर पर वही कार्य किसके हैं? एसडीएम के। इसको आप एसडीओ भी कह सकते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर। ये भी मजिस्ट्रेट के रूप में होता है। दोनों प्रथम श्रेणी के दंड नायक है। दोनों को जिले में धारा 144 या उपखंड में 144 धारा लागू करने का राइट है। जो काम कलेक्टर करेगा वही काम कौन करेगा? एसडीएम। लेकिन वो कौन से स्तर पर करेगा? उपखंड। जिले के अंदर उपखंड होंगे। जिला एक या उपखंड ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उपखंड का विभाजन तहसील में होता है और तहसील का हेड आरटीएस होता है। कौन होता है? आरटीएस। इसे तहसीलदार भी कह सकते हैं आप। इसके भी कार्य इन्हीं रूपों में होते हैं। ये लगभग 40 पटवार सर्किल पे काम करता है। इसके नियंत्रण में कितने पटवार सर्किल? मतलब 40 से 50 पटवारी होते हैं उस जिले के, और ये अपने आप में बड़ी चीज है। ये जो आरटीएस या तहसील जो होती है, ये इसको भी रिपोर्ट करती है। किसको? रेवेन्यू बोर्ड। तो इसकी रिपोर्टिंग एसडीएम के थ्रू डीएम तक भी जाएगी और इसकी रिपोर्टिंग सीधी रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को भी जाएगी। किसकी? तहसीलदार। समझ आ रही बात? ऐसे ध्यान रखना है। टोंक करके एक जिला है, वहां पे ये जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ की करवाई जाती है? टोंक में। एसडीएम जो होता है उसकी ट्रेनिंग आरएएस के लिए, ये आरएएस होता है, इस भर्ती से चुना जाता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ये स्टेट सर्विस का सबसे बड़ा पद है, ये अलाइड सर्विस का सबसे बड़ा पद है। कौन सा? आरटीएस। यदि आप राज्य सेवा में सबसे बड़े पद पे जाना चाह रहे हैं तो एसडीएम है, अखिल भारतीय सेवा में जाना चाह रहे हैं तो आईएएस है, और अधीनस्थ सेवा में राज्य में सबसे बड़े पद पे जाना चाह रहे हैं तो कौन सा है? तहसीलदार। इसीलिए आपकी जो एग्जाम है, रिक्रूटमेंट है, इसका नाम आरएएस/आरटीएस है। क्या नाम है इसका? आरएएस/आरटीएस। तो एलाइड का सबसे बड़ा पोस्ट क्या होगा? आरटीएस। और सुनिए, ये भी सेकंड श्रेणी का दंडनायक होगा। ये अपने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर सकता है। इसका मुख्य कार्य एसडीएम और डीएम को उसके कार्यों में सहायता करना और अपने से नीचे के अधिकारियों का सुपरविजन और कंट्रोल करना। तो लगभग वैसा ही शब्द है। आप देखिए नेक्स्ट, तहसील का विभाजन उप तहसील में होता है और इसका हेड भी एक आरटीएस होता है, लेकिन ये नव नियुक्त होता है और इसीलिए इसका नाम नायब तहसीलदार होगा। या तो कोई आरआई से प्रमोट होके पहुंचा हो यहां पे, और या फिर ये नव नियुक्त क्या होगा? तहसीलदार। नया तहसीलदार, उसको पहले उप तहसील में लगाया जाएगा, थोड़ा अनुभवी होगा तब तहसील दी जाएगी। उप तहसील लगभग 20 पटवार सर्किल पे होती है। इसके अंडर में कितने पटवारी होते हैं? 20। ठीक है। इसके बाद इसका विभाजन रेवेन्यू ऑफिस में होता है। इसे बोलते हैं भू राजस्व कार्यालय। क्या बोलते हैं? ये 10 पटवार सर्किल पे होता है और इसके हेड का नाम होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इसको बोलते हैं भू राजस्व निरीक्षक, आरआई कहते हैं। और आरआई का काम क्या होता है? आरआई सीधा भर्ती से नहीं आता है, इसका पटवारी के रूप में प्रमोशन होता है। जो पटवारी है उसका प्रमोशन आगे जाके क्या होगा? आरआई के फॉर्म में। क्लियर है? और इसका मुख्य कार्य होता है ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्ट देना और नीचे के अधिकारियों का सुपरविजन करना। ये भी रेवेन्यू रिलेटेड मामले देखता है। इन सब के लिए रेवेन्यू बोर्ड अजमेर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे नीचे पटवार सर्किल होता है, एक पटवार सर्किल, और उसका हेड कौन होगा? पटवारी। इसकी परीक्षा राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड कराता है, जयपुर, अभी करवाने वाला है। क्लियर है? पटवारी जिला प्रशासन का सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद है। कौन सा? पटवारी। अब समझो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये रियल में फील्ड ऑफिसर है। जैसे आज मुझे कोई काम का जमीन का और मैं गांव से रिलेटेड हूं या उस क्षेत्र से रिलेटेड हूं, मुझे सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा? पटवारी के पास।
तो रेवेन्यू मामले, भूमि खाली है उसके मामले, भूमि का रिकॉर्ड रखना हो, भूमि की जानकारी लेनी हो, या भूमि से संबंधित विवाद का निपटान करना हो, फसलों का रिकॉर्ड देना हो, राशन की दुकानों का आवंटन करना हो, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र कुछ भी बनाना हो, कौन करेगा? पटवारी। नाम से ये सब ऊपर वाले बड़े लगेंगे, लेकिन रियल में फील्ड में काम कौन करेगा? पटवारी। कहावत थी, ऊपर करतार नीचे पटवार। ऊपर भगवान है तो नीचे कौन है? पटवारी। ऊपर का कोई काम आपको करवाना है, किससे करवाओ? भगवान से। और नीचे का काम करवाना है, किससे करवाओ? पटवारी से। इतना महत्वपूर्ण पद है। क्या कहा जाता है इसके लिए? ऊपर करतार नीचे पटवार। तो आप ये कह सकते हैं ग्रामीण प्रशासन का, जिला प्रशासन का ग्रास रूट पद है। कैसा पद है? ग्रास रूट, मतलब एकदम जो जमीन से जुड़ा हुआ, जो सबसे मिलेगा। इसकी सिफारिश के बिना कोई काम नहीं होगा। हां, काम भले ऊपर की अथॉरिटी कर रही है, लेकिन इसका रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के प्रशासन को हम बोलते हैं जिला प्रशासन। कुछ भी नहीं है। जो कार्य जिला स्तर पर कलेक्टर करता है, उपखंड स्तर पर एसडीएम करता है। एसडीएम के दो नाम है, एसडीएम और एसडीओ, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन ऑफिसर। वही काम तहसील स्तर पर आरटीएस करेगा। आरटीएस का प्रमोशन किस फॉर्म में होगा? एसडीएम। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए पद है, और इसे हम कहते हैं जिला प्रशासन। लेकिन इनका जुड़ाव केवल राज्य सरकार के साथ नहीं, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर और संभाग के साथ भी होता है। यदि इनको रेवेन्यू और भूमि मामलों का रिपोर्ट देना है तो ये राजस्व बोर्ड अजमेर को देंगे। यदि इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों का रिपोर्ट देना है तो ये संभाग के आयुक्त को देंगे। और इन्हें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल टास्क करनी है, सीधा सरकार तक रिपोर्ट जाएगी। यानी मुख्य सचिव भी इनकी रिपोर्टिंग करता है, मुख्यमंत्री भी इनसे काम लेता है। इस तरह के प्रशासन को बोलते हैं जिला प्रशासन। कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके बाद आप नोट्स पढ़ लो अच्छे से, सारा काम हो जाएगा। तो जैसे जिला वह प्रशासनिक इकाई है जहां नीति निर्माण का कार्य खत्म और नीतियों के परिपालन का कार्य शुरू। जिले और राज्य के बीच में एक एजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? संभाग। राजस्थान में कितने संभाग है? 7। संभाग के समान दर्जे वाला एक और संस्था है जिसका नाम है राजस्व मंडल। पूरे राजस्थान में कितने हैं? एक ही है। तो बहुत सारे काम राजस्व मंडल खुद करता है। रेवेन्यू मामले, भूमि मामले, अटकाव है तो न्याय आपके द्वार। अभी हाल ही में चल रहा है ना, प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग, ऐसे मिशन चलते हैं। तो राजस्व मंडल और राजस्व मंत्रालय का एक मिशन होता है कि जितने भी भूमि मामले हैं, जितने रेवेन्यू रिलेटेड मामले जो अटकाव में पड़े, उनका निस्तारण करना। उसके लिए कार्यक्रम कई चरणों में चलाया गया, जिसका नाम था न्याय आपके द्वार। कार्यक्रम का नाम क्या था? न्याय आपके द्वार। तो सबसे नीचे जिला प्रशासन में कौन होगा? पटवारी। कई पटवार सर्किल मिलकर क्या बनेंगे? भू राजस्व कार्यालय। लगभग 20 पटवार सर्किल मिलकर क्या बनेंगे? उप तहसील। और लगभग 40 पटवार सर्किल मिलकर क्या बनेगी? तहसील। कई तहसीलें मिलकर क्या बनेगा? उपखंड। और कई उपखंड मिलकर क्या बनेगा? जिला। अब पूछा जाए कलेक्टर के कौन कौन से काम होते हैं? 4 रूपों में कार्य करता है। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य। नाम ही मजिस्ट्रेट के रूप में, तो समझना है क्या? पिछली बार ऐसा एक सवाल पूछा था आरपीएससी ने, और वो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। पेपर है पुराना किसी पास? कलेक्टर से ज्यादा सवाल आते हैं। 2018 का पेपर, 16 का पेपर हो तो आप वहां देखना, घर पे जाके देख लेना, कोई बड़ा इशू नहीं। कलेक्टर से सवाल ज्यादा आएंगे। कलेक्टर कितने रूपों में काम करता है? 4। कौन कौन से? अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है कौन से रूप का कार्य है। क्लियर है? मैं आपसे ऐसा पूछ सकता हूं, ये कार्य मजिस्ट्रेट के रूप में है, कलेक्टर के रूप में है, जिला अधिकारी के रूप में है, जिला विकास अधिकारी के रूप में है। आप बताओगे। अपने से निम्न स्तर के जितने सब ऑर्डिनेट है उनका कंट्रोल और सुपरविजन करना, जिला अधिकारी। रेवेन्यू और भूमि संबंधी मामलों को देखना, कलेक्टर। जेलों का निरीक्षण करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किस रूप में? जिले में धारा 144 लागू करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब कुछ जुडिशियल पावर होगी। बंदूक का लाइसेंस प्रदान करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पासपोर्ट की जांच करना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसे ध्यान में रखना है। कौन से रूप में कार्य आपको पूछा जा सकता है?
तो बहुत डिटेल में आपको कलेक्टर के कार्य दिए हुए हैं, फिर उपखंड अधिकारी के कार्य है, फिर तहसीलदार के कार्य, फिर नायब तहसीलदार के कार्य, फिर भू राजस्व कार्यालय पे भू राजस्व निरीक्षक जिसे आरआई कहते हैं उसके कार्य, और बाद में किसके कार्य है? पटवारी। तो ऊपर करतार नीचे पटवार, बिल्कुल सही बात है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसे हम कहते हैं जिला प्रशासन। वीडियो इसमें नहीं है, ये जिला प्रशासन है, और वीडियो आता है स्थानीय स्वशासन में। अभी पंचायत नगर पालिका की बात करेंगे ना तो वीडियो सब आ जाएंगे। नहीं नहीं, वीडियो तो आरएएस है, तहसीलदार से ऊंचा पद है वीडियो। वीडियो जो है तहसीलदार से ऊंचा पद है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप कहोगे सर सरपंच कहां आएगा? तो सरपंच आएगा ही नहीं यहां पे। क्यों आएगा सरपंच? ये जिला प्रशासन है। मैं स्थानीय स्वशासन की बात नहीं कर रहा हूं, क्या है? जिला प्रशासन। अब पूछे पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी में क्या अंतर है, कौन बताएगा? आप कहोगे पटवारी जिला प्रशासन का पार्ट है और ग्राम विकास अधिकारी स्थानीय स्वशासन का पार्ट है। दोनों में फर्क है। यहां पे ये पद है सारे, और सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पटवारी का प्रमोशन होके क्या बनेगा? आरआई, आरआई का प्रमोशन होके नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार का प्रमोशन होके तहसीलदार का प्रमोशन होके आरएएस, आरएएस का प्रमोशन होके आईएएस, आईएएस का प्रमोशन होके संभागीय आयुक्त, सचिव, कुछ भी बन सकता है। तो ये पूरा आपस में सीरीज है, जुड़ा हुआ है। बताओ संभाग के समान राजस्थान में कौन सा निकाय है? राजस्व मंडल। कहां पे है? पहले पटवारियों की भर्ती यही कराता था, अब अधीनस्थ बोर्ड बन गया है। आज भी कई ऐसे काम है जैसे पशु गणना वगैरह, ये सब काम कौन करता है? राजस्व मंडल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है रेवेन्यू बोर्ड, और बहुत ताकतवर निकाय है राजस्व मंडल अजमेर। और राजस्व मामले कम नहीं होते, बहुत जरूरी मामले होते हैं, क्योंकि राज्यों को कमाई देने वाले मामले हैं। ये भूमि का रजिस्ट्रेशन वगैरह, इससे खूब चार्ज आता है सरकार के पास। आरटीएस के पद के बाद देखो, यूं देखा जाए ना तो लगभग तहसीलदार तक आप कह सकते हैं इनके पास मजिस्ट्रेट पावर होती है। कहां तक? तहसीलदार। बाकियों के पास में सिफारिश। देखो मेरी बात सुनो, एक होता है मॉनिटरिंग और एक होता है फंक्शन। आज एक एग्जांपल के तौर पे, अंबानी जो खुद है मॉनिटरिंग करता होगा या कार्य करता होगा? ऊपर के संस्थान जितने होते हैं ना, उन्हें मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन या इस तरह की पावर दी जाती है, या जुडिशियल पावर दी जाएगी। पटवारी, या आप गांव के लेवल पे पहुंच जाओ, ग्राम पंचायत या पटवारी, ये जो होते हैं ये मुख्य कार्यकारी संस्थाएं होती है। रियल में फील्ड ऑफिसर यही होते हैं। तो ये कोई इन्वेस्टिगेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है? यहां तक आप कह सकते हैं ये दोनों प्रथम श्रेणी के दंडायुक्त, ये दोनों सेकंड श्रेणी के दंडायुक्त। वैसे नायब तहसीलदार आगे जाके क्या बन रहा है? तहसीलदार। थोड़ा सा अनुभव लेते, नवनियुक्त आरटीएस को नायब तहसीलदार बनाते हैं और उसे उप तहसील का इंचार्ज बनाते हैं। समझ आ रही बात? और कोई बात पूछ सकते हैं, डिस्कस कर करके आगे बढ़ेंगे, कि ये पूरा इंटरेस्टिंग है। बना लो ऐसा कॉपी में। हाँ, गिरदावर इसी को कहते हैं। ये जो होता है ना आरआई, आरआई का एक और नाम है गिरदावर। भू राजस्व अलग अलग, वो जियोलॉजी है, ये रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू है। आपका ज्योग्राफी कैसा हुआ? बढ़िया हुआ? ज्योग्राफी एक ऐसा विषय था जिसको मैं जनरली जितना टाइम देता हूं ना उतना ही टाइम दिया, हर बार इतना ही टाइम देते हैं, चाहे ज्योग्राफी की जब भी क्लास हो। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ विषयों को जानबूझ के हमने प्रायोरिटी दी है, और कुछ विषयों को थोड़ा सा समय ऐसा है, हम क्या करें, मजबूरियां हैं। रीजनिंग वगैरह आप कर लोगे घर पे। बनाओ फटाफट, ऐसे बढ़िया से याद हो जाएगा सारा। और वैसे साथ साथ बनाया करो, आप मेरी बात जब सुनते रहते हो साथ साथ लिख लिया करो।
अच्छे से बना हुआ भी है, यदि उसको भी समझ लो कॉपी में तो भी ठीक है, बना लो तो भी ठीक है, याद रहता है। सबसे ऊपर जिला, जिले का विभाजन किस में होता है? उपखंड में। उपखंड का विभाजन, तहसील का विभाजन, उप तहसील का भू राजस्व कार्यालय, और भू राजस्व कार्यालय का पटवार सर्किल। पटवार सर्किल बोलते हैं। लगभग 40 पटवार सर्किल पे क्या बनती है? तहसील, और 20 पटवार सर्किल पे उप तहसील, 10 पटवार सर्किल पे भू राजस्व कार्यालय। ऐसे याद रख सकते हैं। पुराना पेपर यदि किसी के पास हो और वो क्वेश्चन निकाल पाए तो निकाल ले। एक जिला प्रशासन का ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं कलेक्टर पे आते हैं। किस पे आते हैं? कलेक्टर। कलेक्टर का पद किसके टाइम क्रिएट हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ब्रिटिश प्रशासन की देन है। कलेक्टर जो होता है वो राजस्थान के प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या भारत की प्रशासनिक सेवा का? भारत की। ऐसे ध्यान रखना। क्या 100 पद की रिक्रूटमेंट है? 100 के 100 पद भर्ती से लिए जाते हैं या कुछ प्रमोशन से भी लिए जाते हैं? लगभग 25% पद प्रमोशन से लिए जाते हैं। तो आप आरएएस बन जाओ, कुछ सालों के बाद आईएएस बन जाओगे। है बेटा? वापस इंटरव्यू किसका? हाँ, ऐसा कुछ। इतना अनुभव होने के बाद क्या इंटरव्यू लेंगे? प्रमोशन हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है, यूपीएससी की एडवाइस ली जाती है और भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय कह देता है साहब हो गया, आईएएस के फॉर्म में हो गया आपका। ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट तो हर जगह, इंडक्शन कहते हैं, बहुत जरूरी होता है। हो जाएगा? कुछ बेसिक सवालों का आंसर आप दे सकते हैं, जैसे जो मुझे यहां से जरूरी सवाल लगते हैं। पहला सवाल, पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार अपनी रिपोर्टिंग कहां कहां दे सकते हैं? एक तो कलेक्टर और एसडीएम को, एक राजस्व मंडल अजमेर को, एक राजस्व मंडल अजमेर को। क्लियर है? नेक्स्ट, राज्य और जिले के बीच की वह इकाई जो जिलों को पूरी तरह से सुपरवाइज करते हुए जिले की सारी बात राज्य को बताता है, संभाग। राजस्व मंडल का दर्जा किसके बराबर होता है? संभाग के बराबर। इसीलिए उसका जो अध्यक्ष होता है उसका दर्जा भी संभाग के आयुक्त के समान होता है। और ये सब कौन होते हैं? सीनियर आईएएस। आईएएस नहीं, क्या होंगे? सीनियर आईएएस। क्लियर है? कलेक्टर कितने रूपों में कार्य करता है? 4। कौन कौन से? जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और कलेक्टर के रूप में। तो नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जिलाधीश मतलब मजिस्ट्रेट फॉर्म में, जिला अधिकारी मतलब ऑफिसर फॉर्म में। ऐसी एसडीएम का अगला नाम क्या है? एसडीओ। भाई एसडीएम का दूसरा नाम क्या है? एसडीओ। तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी है और सब डिवीजन ऑफिसर भी है। कई जगह एसडीएम को सब कलेक्टर भी कहते हैं, कई जगह प्रांत अधिकारी कहते हैं, ऐसे नाम आते हैं। महाराष्ट्र में शायद सब कलेक्टर कहते हैं किसको? एसडीएम को। वहां इस पद को सब कलेक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के कई नाम हैं।
जैसे राजस्थान में भी कई बार ऐसे शब्द आते हैं, एडिशनल कलेक्टर, ठीक है। एक और पद होता है जैसे बोलते हैं एडीएम, क्या बोलते हैं, एसडीएम का नेक्स्ट प्रमोशन पहले सीधा डीएम के रूप में नहीं होता, पहले एडीएम बनाया जाता है। और डीएम को उसके सभी कार्यों में सहायता देने के लिए, एसडीएम तो उपखंड पे सर्वे सर्वा है, लेकिन उसके साथ एक अटैच 2-4 लोग होते हैं जिनको एडीएम कहते हैं, क्योंकि डीएम अकेला जिले को कैसे संभाले, बहुत सारी मुश्किल हो सकती है, तो उसके सपोर्टिव एजेंसी के रूप में कौन होगा, एडीएम। जैसे अभी कोरोना टाइम में कलेक्टर चेतन देवड़ा साहब थे और एडीएम साहब यहाँ पे थे, तो एडीएम साहब को बहुत सारे काम दे दिए, भाई कोरोना में कोई कोरोना नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, भाई सारथी एकेडमी हो चाहे कोई हो, सीज करके आओ। तो सीज किया तो हमें किससे मिलना पड़ा, एडीएम साहब से। किससे मिलना पड़ा, एडीएम साहब से। तो आप समझो, एडीएम को जिम्मेदारी दी जाएगी, कलेक्टर को उसके सारे कार्यों में सहायता, क्योंकि कलेक्टर का घर भी अपने आप में एक ऑफिस होता है। कलेक्टर को सुख चैन कहां, रात को 1 बजे 2 बजे भी जिले में कोई गड़बड़ हो जाए तो सारे काम किसको देखने, कलेक्टर को। अब जिले में कई तरह के प्रशासन होते हैं, एक होता है सामान्य प्रशासन, एक होता है पुलिस प्रशासन, एक होता है सामान्य प्रशासन, एक होता है पुलिस प्रशासन। तो सामान्य प्रशासन के लिए तो कलेक्टर रेस्पॉन्सिबल है, पुलिस प्रशासन के लिए एक और आदमी रेस्पॉन्सिबल है, उसे कहते हैं एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक कहते हैं। क्लियर है। अब कलेक्टर एक आईएएस होता है, पुलिस वाला आईपीएस होता है, दोनों ऑल इंडिया सर्विस से आते हैं, दोनों एक ही एग्जाम से आते हैं। 1-2 नंबर इसके थोड़े ज्यादा आते हैं, ये आईएएस बन जाता है, मालिक बन जाता है जिले का, वो इसका सबऑर्डिनेट हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है, आईपीएस। इस तरह से काम होता है। और 1861 का पुलिस एक्ट ये कहता है कि आईपीएस के कार्यों को सुपरवाइज कौन कर सकता है, आईएएस कर सकता है। हालांकि आईएएस और आईपीएस दोनों सबऑर्डिनेट होते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट होते हैं। आईपीएस के नीचे जितनी पुलिसिंग है उसको कलेक्टर डायरेक्टली आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उन सब का कप्तान कौन है, आईपीएस है। लेकिन जिले का कप्तान कौन, आईएएस है, कलेक्टर। जिले नाम की नाव का हेड है वो। कई बार आईएएस और आईपीएस इन बातों को लेकर दिक्कत होती है। अब जो जिला सामान्यतः छोटा है वहां आईएएस भी होगा, आईपीएस भी होगा, कलेक्टर भी होगा, एसपी भी होगा। लेकिन जैसे जिले की पॉपुलेशन बड़ी हो जाएगी और वहां अपराध बढ़ जाएंगे, तो पुलिसिंग को जिले के कलेक्टर से अटैच रखने से अच्छा है सीधे हेडक्वार्टर से अटैच कर दो। तो ऐसे में पुलिसिंग को बड़े जिले में जहां अपराधों की संख्या ज्यादा हो सकती है, वहां पुलिसिंग को कलेक्टर के साथ अटैच नहीं करना, सामान्य प्रशासन से अटैच नहीं करना। वहां पे आप सीधा क्या करो, डीजीपी से अटैच कर दो। उसे कमिश्नर प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कमिश्नर। राजस्थान में 2 जगह है, कहां कहां, जयपुर, जोधपुर। अब उदयपुर का कलेक्टर एसपी से उसके कार्यों की जानकारी ले सकता है, और ये 1861 का पुलिस एक्ट कहता है। लेकिन जोधपुर का कलेक्टर जोधपुर के कमिश्नर से तालमेल बना के रखेगा। दोनों महत्वपूर्ण पद है, ऐसा तो नहीं दोनों लड़ते रहेंगे, लेकिन दोनों ध्यान रखो आप, जोधपुर का कमिश्नर सीधा रिपोर्टिंग किसको देगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्योंकि जोधपुर बड़ा जिला है। कल को उदयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाए, ऐसे में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। तो वहां जर्नलिस्ट टाइप के लोगों को अप्रोच नहीं दी जाती, वहां स्पेशलिस्ट टाइप के लोगों, पुलिसिंग अपने आप में स्पेशल टास्क है। अब कलेक्टर क्या है, कलेक्टर तो हरफन मौला है, ऑलराउंडर है, आपदा प्रबंधन अधिकारी भी है, स्वास्थ्य के मामले भी देखेगा, कानून व्यवस्था की दिक्कत भी वही देखेगा, सब कुछ वही देखता है। समझ आ रही बात, ऐसे ध्यान रखना है। तो इसको हम कहते हैं जिला प्रशासन। तो एक सामान्य प्रशासन होता है, एक पुलिस प्रशासन होता है, और जिले को इस तरह से कवर किया जाता है। और जिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे जिले नहीं बनेंगे। अब जैसे कल को कोई और बड़ी जनसंख्या हो जाए तो जिले को फिर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। समझ आ रही बात। और जहां ज्यादा जनसंख्या हो जाए, जिला बड़ा हो जाए, मजबूरी में बड़ा रखना जरूरी है, तो वहां कमिश्नर प्रणाली लागू करना पुलिसिंग को बेटर करने का तरीका है। नहीं तो पुलिसिंग हमेशा सामान्य प्रशासन के साथ तालमेल बनाने में ही उलझ जाती है। और हालांकि हमारे देश में पुलिसिंग के कार्यों को भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि देखो आप समझो, पुलिसिंग के पास 2 काम होते हैं, कोई बता पाए क्या होते हैं? हाँ, और न्यायालय को आदेश देता है, हाँ तो वो करेगा। फिर और कोई,
देखो दो काम होते हैं, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, और एक होता है, मतलब आप यूं समझो, हमने कभी ऐसा सुना पेट्रोलिंग करना? क्या होता है पेट्रोलिंग? आपने देखा होगा रात को पुलिस वाले क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों क्यों घूमते हैं? कैसे अच्छा लगता होगा, हम भी घूमते रात को, कौन सी बड़ी बात है। देखो, एक तो जो अपराध हुआ उसकी जांच करना, और एक अपराध जो होने वाला है उसको रोकना। तो कभी कभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, कई तरह के धर्मवीर आयोग, कोहली आयोग, ऐसे बहुत सारे बने हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि पुलिसिंग के कार्यों को सेपरेट करना चाहिए। यदि वो पेट्रोलिंग और इन्वेस्टिगेशन दोनों करेंगे तो दिक्कत है। तो इसका मतलब दोनों के लिए अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए। समझ आ रही बात? जैसे एक बॉडी अलग है जो हमेशा इन्वेस्टिगेशन करे, और एक बॉडी अलग है जो हमेशा पेट्रोलिंग करे। तो इसका मतलब पुलिस के कार्य डिवाइड होने चाहिए, इससे पुलिस में स्पेशलाइजेशन आएगा। आजकल पुलिसिंग में और नए चैलेंज आ गए, जब से आईटी का जमाना बढ़ गया और साइबर क्राइम बढ़ गए, अब पुलिस की अलग से एक साइबर सेल बनानी चाहिए, और साइबर जो पुलिस थाना है वो अलग होना चाहिए। समझ आ रही बात? और वहां एक्सपर्टाइज होने चाहिए। अब जाके आप देख लो पुलिस वालों की क्या हालत है, उनको ढंग से स्टेटस चढ़ाने नहीं आते, ऐसी हालत है। नहीं समझे होंगे आप? तो ऐसी हालत है पुलिस वालों की। पुलिस वाले क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो कहने का मतलब पुलिसिंग जो है वो बहुत ही एक्सपर्टाइज हो सकती है यदि आप उसे, अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं साइबर क्राइम को स्पेशलाइज करना, कुछ पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया से इस टास्क को कर रहे हैं, वो साइबर कंसेप्ट जो है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग होती है, लंबा टास्क होता है। नेक्स्ट लिखो आगे। तो बस हो गया, जिला प्रशासन आपके आत्मा में आ गया होगा, नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। पढ़ लेना आप घर जाके, कलेक्टर से लेके पटवारी तक की भूमिका हो जाएगी या नहीं होगी? बताओ, इसमें ग्रास रूट यूनिट कौन सी है? पटवारी। तो सीधा जमीन तक जुड़ा हुआ फील्ड ऑफिसर है। कौन है वो? पटवारी। प्रमाण पर आपका चरित्र कैसा है इसकी सिफारिश कौन करेगा? पटवारी। आपकी जाति, बहुत सारे टास्क जो है आपके सर्टिफिकेशन के, गांव में कई तरह के राशन कार्ड के दुकानों के आवंटन वगैरह सब कौन करता है? पटवारी। फसलों का रिकॉर्ड करना, गिरदावरी वगैरह, ये रिकॉर्ड से रिलेटेड शब्द है। समझ आ रही बात? आगे बढ़िए। अब हम अगले प्रशासन पे आते हैं। एक बार आप काम करिए, जिला प्रशासन को पढ़ सकते हैं आप कॉपी में से, थोड़ा ठीक रहेगा, याद हो जाएगा, या घर जाके पढ़ लोगे, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं एक दूसरे प्रशासन पे, इसको सुनते हैं, और बहुत ही खतरनाक वाला पंचायती राज। कौन सा है? पंचायती राज। इसको सुनो, अभी आपके कई कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। हमारे देश में सबसे पहले वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में भी ऐसी बातें हुआ करती थी कि जितना नीचे की इकाइयों को आप अधिकार देंगे वो ठीक रहेगा। एक सभा समिति हुआ करती थी वैदिक काल में। अर्थवेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख है। मौर्य काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामिक हुआ करती थी। ऐसी कई बातें आप सुनेंगे। सबसे ज्यादा किसी ने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया तो एक साम्राज्य था जिसका नाम था चोल। कौन सा साम्राज्य था? चोल। उसने काफी अच्छे से फोकस किया। मुगल काल में भी 3 इंपॉर्टेंट पद हुआ करते थे। मुगल काल के 3 महत्वपूर्ण पद थे, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। 3 महत्वपूर्ण पद होते थे। मुकद्दम का काम होता था देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। चौधरी का काम होता था झगड़ों का निपटान करना। चौधरी क्या करता था? झगड़ों का निपटान करता था। और पटवारी रेवेन्यू और भूमि से संबंधित मामले देखता था। रेवेन्यू और भूमि से संबंधित मामले देखता था। तो तब से यह माना जाता है कि शासन में जो सबसे नीचे है उसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लो कि रियल में लोग कहां है, ऊपर नहीं है, लोग कहां है, नीचे है। उनकी दिक्कतों को समझना हो, उनकी देखभाल करनी हो, उनके झगड़े निपटाने हो, उनके भूमि या रेवेन्यू मामले देखने हो, तो नीचे के स्तर तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
और ऐसा ऑफिसर जो नीचे से ऊपर तक रिपोर्टिंग करे, वो बहुत जरूरी है। तो आप समझो, बहुत सारे, मैंने अभी बोला अर्थवेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख था। मौर्य काल में ग्रामिक शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, कई बातें थी, ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने, आप ये कह सकते हैं अंग्रेजों ने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया। सबसे पहले व्यक्ति थे जिनके नाम से अजमेर में मेयो कॉलेज है, लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो। 1870 ईस्वी में ये भाई साहब ने ये कहा कि केवल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब निचले स्तर तक शक्तियां मत बांटो। शक्तियां बांटने से क्या होता है? मैं कह दूं आज से बेटा तू है ना पेपर बनाएगा, आज से तू बेटा चौकीदारी करेगा, आज से बेटा तू वीडियो एडिटिंग करेगा, तो क्या सर आप काम तो दे रहे हो, पैसा बड़ी चीज क्या है? पैसा। तो यहां पे ये भी बात आई कि कैसा विकेंद्रीकरण होना चाहिए? वित्तीय विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो उन्होंने नो डाउट इस तरह का रिकमेंडेशन दिया कि वित्तीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 1882-83 में एक आदमी आए, लॉर्ड रिपन। पहली बार लिबरल तरीके से इन भाई साहब ने, लॉर्ड रिपन ने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे काफी बड़ा फोकस किया। इन्होंने पूरा एक डिक्लेरेशन, चार्टर बनाया, घोषणा पत्र बनाया और ये कहा कि स्थानीय शासन को क्या क्या अधिकार देने चाहिए। उनका चुनाव होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसमें चुनाव में ये लोग भाग लेने चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनकी सभा होनी चाहिए। तो जो बातें आज हम कहते हैं, ये ऐसा सबसे पहला ऑर्गेनाइज घोषणा पत्र बनाने का काम जिस आदमी ने किया था वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। इसीलिए कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। और इनके घोषणा पत्र को, इनका जो डिक्लेरेशन था उसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। कहते हैं इससे बड़ा दस्तावेज आज तक लोकल गवर्नमेंट के लिए नहीं आया। तो अंग्रेजों में ऐसा कौन आदमी जिसने पंचायत और नगर पालिकाओं को मजबूत करने पे सबसे ज्यादा बल दिया? लॉर्ड रिपन। और इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। याद रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज इसके अंदर आता है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसका जनक कौन? लॉर्ड रिपन। और इसका ये जो घोषणा पत्र आया था इसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा। इस तरह की बातें आई। अब थोड़ा सा अंग्रेजों का टाइम निकलने लगा, भारतीयों के हाथ में अथॉरिटी यानी सत्ता आने लगी। तो हमारे संविधान में पंचायत नगर पालिकाओं को लेके क्या रखा जाए, इसको लेके कई बातें आई। गांधी ने इससे पहले अपनी किताब माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, गांधी की किताब का नाम क्या था? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में कहा था भारत गांव में बसता है। क्या कहा था? भारत गांव में बसता है और जब तक गांव को अथॉरिटी नहीं मिलेगी, गांव के लोगों को सरकार बनाने के खुद के राइट्स नहीं मिलेंगे, तब तक गांव का और भारत का भला नहीं होने वाला। उन्होंने कहा था कि मैं जो भारत देखता हूं, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, उसमें वो भारत होगा जो गांव में बसता है। तो गांव का जो एक सौहार्द है, गांव की जो एक शकल है, उसे कभी खत्म नहीं करना है, उसे और मजबूत करना है। यही बात तिलक ने कही थी अपने स्वराज्य विधेयक में। तो होम रूल और माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इस तरह के कॉन्सेप्ट में गांव के शासन पर बल दिया गया। जो चोल साम्राज्य के समय से ये माना जाता था कि गांव के ऊपर फोकस करने वाला काम जरूरी है। तो चोल साम्राज्य, उसके बाद में लॉर्ड रिपन और उसके बाद गांधी और तिलक जैसे नेताओं की मांग, इन सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में एक आर्टिकल रखा गया 40। कौन सा अनुच्छेद रखा गया? 40। क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या कहता है? और रखा कहां गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, नीति निर्देशक तत्वों में। और नीति निर्देशक तत्वों की क्या खासियत है? ये गवर्नमेंट के लिए कंडक्ट रूल्स है, आचार संहिता है। जैसे जैसे सरकार मजबूत होगी इन सब पे कानून बना सकती है। तो कहा गया कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज का सशक्तिकरण कौन से अनुच्छेद में? 40। तो आप सोचो, अनुच्छेद 40 तक आने तक का सारा विकास आपको पता होना चाहिए। दोबारा सुनो, वैदिक काल में सभा समिति, अर्थवेद में ग्रामणी, मौर्य काल में ग्रामिक शासन की सबसे छोटी इकाई, गुप्त काल से लेके नीचे तक आए मुगल काल, और अंग्रेजों के काल तक गांव को लेके कई फोकस हुए। सबसे ज्यादा प्राचीन काल में फोकस करने वाला साम्राज्य चोल। अब आते हैं लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो ने तो कहा वित्तीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लॉर्ड रिपन ने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। गांधी तिलक जैसे नेताओं ने कहा कि साहब भारत गांव में बसता है और इसके लिए संविधान में प्रोविजन होना चाहिए।
तो गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर जो अनुच्छेद रखा गया, कौन सा? 40। इसके अलावा भारत के संविधान में कहीं भी इस पर्टिकुलर टाइम में 26 जनवरी 1950 को और कोई प्रोविजन पंचायत या नगरपालिका का नहीं था। सिर्फ एक आर्टिकल था, कौन सा? 40। इसका मतलब आने वाले भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पंचायत और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब उस समय तो लगा कि नहीं, अभी एकदम से नहीं, पहले केंद्र चल जाए, राज्य चल जाए। पहली बार डेमोक्रेटिक फॉर्म में इंडिया आया था। तो अब हुआ क्या? एक नेहरू जी का अंतिम भाषण था, क्या नाम था उसका? एनीवन? 15 अगस्त 1947 को, सॉरी, पहला भाषण था। नाम कोई बता पाए? 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो रात को 12 बजे हजारों लोगों ने नेहरू की सभा को सुना था। पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव उस अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए आदमी के आंखों के आंसू पहुंचना। उस भाषण का एक नाम भी था, क्या था? सुना है? हाँ, हिंट भी हो। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। क्या नाम था उसका? ट्राइस्ट विथ या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ऐसा ये वर्ड आएगा। मतलब भाग्य के साथ मेरी मुलाकात। आगे हमारा भारत आएगा जिसके साथ हमारा मुलाकात होगा, इस तरह की बात कही थी। भाग्य वधु के साथ मेरी मीटिंग, इस तरह से उस भाषण को टाइटल दिया गया था। और गांधी ने कहा था भारत गांव में बसता है। उसी बात को नेहरू जी ने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है हर उस आदमी के आंख के आंसू पहुंचना जो लास्ट पंक्ति में खड़ा है, जन जन तक शासन की सुविधाओं को पहुंचाना। तो चूंकि पंचायती राज तो अभी लागू हुआ नहीं था, संविधान में तो केवल एक ही अनुच्छेद था, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जानबूझ के रखा गया, क्योंकि भाग 4 में जो रखा जाता है उस पर एकदम से एक्शन नहीं होता, उसे तो केवल सरकार की ड्यूटी के फॉर्म में बताया जाता है। सरकार को कहा जाता है ये आपकी ड्यूटी है, जैसे जैसे आप एम्पावर होंगे इस पे कानून बनाएंगे। अब भारत की सरकार ने कानून बनाने शुरू किए धीरे धीरे। पहले क्या हुआ, नेहरू साहब ने क्या किया, 2 अक्टूबर 1952 पंडित नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम और भारत का पहला फ्लैगशिप कार्यक्रम। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? सरकार के झंडे तले लागू होने वाला ऐसा कार्यक्रम जिसका ऑब्जेक्टिव ऐसे लोगों को जो अभी मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए उन्हें उस धारा में शामिल करना, कमजोर वर्गों का कल्याण करना। ऐसे कार्यक्रमों को क्या बोलते हैं? फ्लैगशिप कार्यक्रम। तो जब ये कार्यक्रम आया 2 अक्टूबर 1952 को, इसका नाम था CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या नाम था इसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या किया गया? यह सोचा गया शासन की जितनी योजनाएं हैं, लाभ है, ऐसे कुछ तरीके ढूंढे जाए कि वो हर गांव के आदमी तक पहुंचे और उसकी प्रॉब्लम को शासन तक पहुंचाया जाए। यह बहुत बड़ा कार्यक्रम था, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, पंडित नेहरू के जीवन का सबसे बड़ा कार्यक्रम और भारत सरकार का पहला फ्लैगशिप कार्यक्रम। नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे सफल बनाना है, सरकार पूरी इसके ऊपर लगी। सफल बनाने के लिए क्या किया? एक तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यह लागू की 1953 और यह कहा कि यह प्रोग्राम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूरे भारत में सफल होना चाहिए, हर तरह से हर आदमी तक इस प्रोग्राम की अप्रोच जानी चाहिए। राष्ट्रीय विस्तार सेवा मतलब इस कार्यक्रम का विस्तार करना पूरे देश में। दूसरा, विस्तार कैसे किया जाए? तो एक अधिकारी नियुक्त किया, BDO। ब्लॉक बनाए गए और ब्लॉक के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त हुआ, उसका नाम क्या था? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हर जिले के अंदर क्या बनाए गए? ब्लॉक। और ब्लॉक का मेन अधिकारी किसको बनाया गया? BDO को। अब BDO साहब ने कहा हम गांव गांव तक कैसे पहुंचेंगे? गांव तो बहुत दूर है। एक आदमी एक गांव तक पहुंचेगा, दूसरे पहुंचेगा, तीसरे पहुंचेगा, जितने में तो सालों निकल जाएंगे। कि चिंता मत करो, आपको हम ये देंगे, ये आपका वाहन होगा, ये आपका क्या होगा? रथ, और इसका नाम होगा BDO जीप मॉडल। तो भारत ने अपना पहला, जैसे हेलीकॉप्टर खरीदे, आज के टाइम में हम राफेल खरीदते हैं, राजीव गांधी के टाइम हमने बोफोर्स खरीदे थे, और यहां हमने क्या खरीदी? जीप, और नाम रखा BDO जीप मॉडल कि भाई ये अधिकारी बनाए, हमने इसको क्या देनी होगी? जीप। अब देखिए आप, धीरे धीरे
भारत में लोगों को पता चला कि जीप क्या होती है उसके क्या फायदे हैं, तो मतलब करप्शन होने शुरू हो गए। पहला करप्शन, भारत का पहला घोटाला वीडियो जीप मॉडल घोटाला यहां से शुरू हुआ। अब देखिए आप, राष्ट्रीय विस्तार का सेवा जो थी ये भी फेल हो गई, लोग पहुंचते ही नहीं थे। पता चला जीप मिली तो जिस जीप को गांव तक पहुंचना था वो नैनीताल पहुंच गई, तो यहां से घोटाला शुरू। समझ में आ रही बात? तीसरी बात, इन सारी गतिविधियों से ये कार्यक्रम ही असफल हो गया। तो जो सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम, वो क्या हो गया? फेल। उदयपुर से संविधान सभा के मेंबर बलवंत राय मेहता, क्या नाम था उनका? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टीम बनाई, कमेटी बनाई 1957 में। उस कमेटी को कहा कि साहब ये इतने बड़े कार्यक्रम है, फेलियर हो गए, आप इन्वेस्टिगेट करो फेलियर की क्या कारण है, मुझे कारण चाहिए पूरे। हमने इतनी महत्वाकांक्षा के साथ इतने बड़े कार्यक्रम लागू किए। ये बीडीओ जीप मॉडल, बीडीओ नाम का अधिकारी और ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यानी पूरा कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्यों फेल हुआ है? फेलियर के क्या रीजन है? जब इन्होंने जांच की तो इन्होंने कहा, कुछ बताया कि भाई देखो, एक तो एफिशिएंसी नहीं थी, एक लोगों को सही तरह से, मतलब ये तरीके नहीं है। तो इन्होंने एक तो असफलता के कारणों की जांच की। जांच करते हुए क्या पाया? एक तो बड़ा कारण करप्शन था, एक उत्तरदायित्व का अभाव था, एक लोगों में जागरूकता का अभाव था। ऐसे इन्होंने कई कारण ढूंढे। अब इनको पूछा नेहरू जी ने क्या किया जाए, तो इन्होंने अपनी सबसे बड़ी सिफारिश दी बलवंत राय मेहता साहब ने, और वो ये सिफारिश दी कि ऐसे मॉडल से कुछ नहीं होने वाला, आप 3 स्तरीय पंचायती राज लागू करो। कितने स्तरीय? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। किसने कहा? ये बलवंत राय मेहता। ठीक है, नेहरू जी ने पूछा वो कैसा, तो कि साहब इस तरह से होगा। सबसे ऊपर होगी जिला परिषद। अब ये गांव के अंदर है, ध्यान रखना, इसका शहरों से लेना देना नहीं है, इसका जिला प्रशासन से लेना देना नहीं है, अलग है। इस बॉडी को अलग तरीके से समझना, पंचायती राज की बॉडी। सबसे ऊपर क्या होगी? जिला परिषद, उसके नीचे होगी पंचायत समिति, और सबसे नीचे होगी ग्राम पंचायत। पूछे कौन से लेवल पे? ये होगी रूरल लेवल पर, ये होगी ब्लॉक, खंड, या इसे मंडल भी कह सकते हैं, स्तर पर, और ये होगी जिला स्तर पर। कितने स्तर हो गए? 3। कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति और कई पंचायत समितियां मिलकर जिला परिषद बनेगी। इसे कहेंगे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और यह सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता। किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर है? तो आज के टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। सबसे पहले इसे रिकमेंड इसी कमेटी ने किया था। किसने किया था? बलवंत राय मेहता। अब जैसे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 33 तो जिला परिषद है। कितनी? 33। 352 के आसपास पंचायत समिति है। अभी मैं 2020 तक के आंकड़े बता रहा हूं जो ऑथेंटिक है, और ये तो शायद 11,341 से भी ज्यादा है। क्या? ग्राम पंचायत, नो डाउट। तो ग्राम पंचायतें बनती है, वो मिलकर पंचायत समिति बनती है, और मिलकर क्या बनता है? जिला परिषद। इस तरह से इंपॉर्टेंट बॉडी बनाने की बात कही। तो जैसे ही ये सुझाव दिया, कई बार पूछते हैं बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में मैं आपको रख रहा हूं, कार्यक्रमों की असफलता की जांच करना, दूसरा त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल लागू करना। दोनों में से क्या है? उद्देश्य वो था, दोनों नहीं है। कार्यक्रम की असफलता की जांच करना। बनाया तो इसलिए गया था, ये तो उसकी रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी। किसकी? बलवंत राय मेहता। इन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लागू होना चाहिए। किसने कहा? ये बलवंत राय मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू होना चाहिए, और उसके लिए 3 स्तरीय पंचायती राज मॉडल होना चाहिए। 2 बड़ी बात थी, एक तो त्रिस्तरीय पंचायती राज, किसने ये सुझाव दिया था, और एक कहा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। किसने कहा था? ये बलवंत राय। कहते हैं भारत में
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। समझ में आ रही बात? जैसे ही इन्होंने सुझाव दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रैक्टिकली एक राज्य में इसे लागू करवाया। यही देखा गया कि देखें ये लागू होता है कि नहीं होता। 3 स्तर बना के कोशिश की गई, और वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1958 में। ये प्रैक्टिकली लागू करना अलग होता है, उद्घाटन करना अलग होता है। तो सबसे पहले जिस राज्य में ये मॉडल लागू हुआ वो राज्य हमारा राजस्थान। और राजस्थान के जिस जिले में लागू हुआ उसका नाम, नागौर की जिस जगह लागू हुआ उसका नाम बगदरी गांव। बगदरी को आजकल बग सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बग सागर, नया नाम जो है। तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इस तारीख को लागू हो गया, 2 अक्टूबर 1959। और इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? इस तरह से भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी तक संविधान में नहीं है, केवल इनका मॉडल इंप्लीमेंट हुआ है। संविधान में तो वही एक अनुच्छेद, कौन सा? 40, और कोई बड़ी बात नहीं। तो पूछा जाए आपसे कि बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य क्या कहेंगे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और बीडीओ जीप मॉडल जैसे कार्यक्रमों की असफलता की जांच। क्लियर है? बलवंत राय मेहता समिति की सबसे बड़ी सिफारिश, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और 3 स्तरीय पंचायती राज मॉडल होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से भारत में कुछ नहीं होने वाला जब तक गांव की अपनी सरकार नहीं होगी, गांव का उद्धार नहीं होगा। किसने कहा ये? बलवंत राय मेहता। क्लियर है? सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किस तारीख को और कहां हुआ? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव। और इसके 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश। हालांकि प्रैक्टिकली आंध्र प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया था 58 में, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। प्रायोगिक रूप से लागू करने को लागू करना नहीं कहते। लागू जो हुआ है सबसे पहले कहां हुआ है? राजस्थान। क्लियर है? याद रहेगा ये। तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से कौन से पंचायती राज का उद्घाटन? 3 स्तरीय। अब इसने क्या कहा सुनो। एक तीसरी सिफारिश इसने दी थी कि ये जो जिला परिषद और पंचायत समिति है, इनका काम क्या होना चाहिए? मार्गदर्शन, नियंत्रण, सलाह, पर्यवेक्षण। तो जितने मॉनिटरिंग के काम है वो तो ऊपर से होने चाहिए, लेकिन मुख्य कार्यकारी संस्था कौन सी होनी चाहिए? जहां काम हो, जिसके पास में ऑथोरिटी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और राइट्स हो। वो संस्था कौन सी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत। ऊपर के बॉडीज को केवल क्या करना चाहिए? सुपरविजन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एडवाइजरी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। इंस्पेक्शन करना चाहिए, सलाह देनी चाहिए, डेवलप करने के कार्य करने चाहिए, लेकिन काम करेगा कौन? ग्राम पंचायत। आज भी आप देखो पूरे जिले में एक ही जिला परिषद है राजस्थान में। क्या जिला परिषद आपने देखा आगे जाके कोई काम कर रही है? गांव में जाके केवल मॉनिटरिंग करती है। इसने जो कहा वो हमने लागू कर दिया। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से की? नागौर से। समझ में आ रही बात? इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल, जिसमें ग्राम स्तर पर क्या होगा? क्या होगा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नहीं आया समझ में? क्लियर है? ब्लॉक को और क्या कह सकते हैं? खंड या मंडल। क्लियर है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता। क्लियर है? और सुनो, इस कमेटी के सुझाव से जब राजस्थान में यह सारा सिस्टम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? तो आज यदि आपसे ऐसा पूछा जाए राजस्थान में पंचायती राज का जो प्रबल समर्थक करने वाले सीएम थे, ऐसा कुछ भी सवाल, तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। उद्घाटन उन्होंने करवाया था राजस्थान में, लेकिन उस समय खुद पंडित नेहरू आए थे राजस्थान के नागौर जिले में। तो पंचायती राज का जनक आपको कोई पूछे
तो ये श्रेय भारत के लोग किसको देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, फादर ऑफ पंचायती राज। कौन है? इस समय राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया और मुख्य सचिव थे भगवत सिंह मेहता। मुख्य सचिव कौन थे? बीएस मेहता, भगवत सिंह मेहता, इस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम था जब राजस्थान में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। क्लियर है? नहीं आया समझ में? तो अब देखो, आजादी के टाइम कौन सा अनुच्छेद रखा गया? क्या कहता है? पंचायतों का गठन या पंचायती राज का सशक्तिकरण। क्लियर है? इसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को क्या लागू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। किसने लागू करवाया? पंडित नेहरू। इसे सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ब्लॉक नाम का कंसेप्ट और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति और उन्हें बीडीओ जीप मॉडल के तहत जीप लेने का अधिकार। क्या ये सारी चीजें सक्सेस हुई या फेलियर हुई? फेलियर। जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति, और उसने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तीन स्तरीय पंचायती राज, और ये भी कहा ऊपर की संस्थाओं का काम मॉनिटरिंग होना चाहिए और फंक्शनिंग का काम नीचे की संस्थाओं का होना चाहिए, जो आज भी चल रहा है। उस समय यह भी कहा था जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। तो ठीक है, कई बातें उस समय के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस तरह की बात रखने वाला व्यक्ति कौन? बलवंत राय मेहता। 1959 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के 7 साल बाद एग्जैक्टली